वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज ही हमें इंडिया से जॉइन किया है सोनम महाजन ने। आप सब इनको जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है कि मैं कोई इंट्रोडक्शन दूं। बहुत सभी सोनम को जानते हैं और बहुत दिनों से कह भी रहे थे। जब से सोनम आप गई हैं चीमा साहब के शो में, तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए कि जी सोनम को आप बुलाएं। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कब सोनम टाइम दे पाएंगी। थैंक यू सो मच सोनम कि आपने आज ज्वाइन किया। Always a pleasure to speak to you. थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करते हैं सोनम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से। और जैसे आप देख रही हैं कि अभी बीच में कुछ टाइम पहले खैर हमारे यहाँ ये बात भी हुई थी कि सारी जो पास्ट है हिस्ट्री उसको भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम आज देखें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को, तो आप क्या समझती हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है कि कोई होप है कि कुछ बेहतरी आ सके और एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम कर सके, स्पेशली जब ये कोरोना वायरस और इस तरह की सिचुएशन है हर जगह? तो अभी भी क्या हम वही पुरानी हिस्ट्री लेकर आगे बढ़ेंगे या कुछ बेहतरी आएगी? आरजू ऑनेस्टली इंडिया में अभी जो फोकस है वो गवर्नमेंट का वो सारा कोविड के ऊपर ही है. बट इट इज ऑलवेज अ कंसर्न टू इंडिया कि हमारे जो सबसे जो करीबी जो नेबर है, जो कभी हमारा खुद का ही हिस्सा था, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है. uh, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली तो वो तो कश्मीर है. दैट्स द ओनली बोन ऑफ कंटेंशन. तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना होगा. अब कहीं ना कहीं जो नैरेटिव इंडिया में भी बन रहा है उसमें यही बोला जा रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस आपस में टच में है या हमारी फौज आपस में टच में है. एंड इनफैक्ट जितने पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स है वो भी बार बार ये बात बोलते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में टॉक्स आर ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज. इफ आई टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर तो मुझे लगता है कि दिस कैन नॉट बी डन ओवरनाइट. इसमें बहुत सारा काम जो है हमें इसमें करना पड़ेगा. और आई विल फर्स्ट गो टू पाकिस्तान कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एंड देन आई विल श्योरली टच अपॉन व्हाट इज टू बी डन इन इंडिया. तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. और अगर आपको कुछ बीच में कुछ लगेगा ऑब्जेक्शन तो आप मुझे, मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बोल दें, क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था शो का वो बहुत ही खराब रहा था. तो इट डजंट मेक एनी सेंस चलाना एंड ये सब. तो आई थिंक where we really need to start from is we need to first of all Pakistan needs to stop teaching hate. ठीक है. एक तो इसको आपको शुरुआत करनी पड़ेगी. आपके जो स्कूल्स के जो क्यूरिकुलम्स हैं वहीं से आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी. आप एक पाकिस्तानी हैं, आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ये कि आपकी जो किताबें हैं जैसे पाकिस्तान स्टडीज़, जिसको आप मुताला पाकिस्तान कहते हैं उर्दू में, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि हिंदू और जो सिख हैं जो इंसानी दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे पे बहुत तशद्दुद किया एंड फलाना ढिकाना. तो पहले तो आप किसी को इंसानी दुश्मन कैसे बोल सकते हैं? इंसानी दुश्मन मीन्स लाइक एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी. So this is a very, very vague statement, and anybody who has even slight common sense would not believe it. But unfortunately, what we've been seeing is majority of Pakistanis have been believing it without really raising a question as to what does this really mean. फिर उसके बाद एक चीज जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी वो है कि आपको विक्टिमहुड की जो ये राजनीति है उसको बंद करना पड़ेगा. क्योंकि जो हमारे यहाँ आतंकवादी भी पाकिस्तान से आते हैं. मैं आपको एक्चुअली एक इंसिडेंट गिना सकती हूँ. आज से 3-4 साल पहले जम्मू में उधमपुर करके एक एरिया है, वहां पे वी हैड कॉट अ कपल ऑफ टेररिस्ट्स अलाइव. और जिस पुलिस स्टेशन में उनसे बातचीत हो रही थी, बाद में इंट्रोगेशन हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेट है, मुसलमान ही हैं, वो जम्मू कश्मीर के ही काडर हैं. उनके कोई फ्रेंड थे जो पुलिस में थे जिन्होंने उसको इंटेरोगेट किया. तो वो भी मुसलमान थे जो इंटेरोगेट कर रहे थे. और जब इसको पूछा गया, जो आतंकवादी पकड़ा गया था, कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें क्यों भेजा गया है यहाँ पे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता?
तो एक तो वो पहले पूरा नशे में धुत था, फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं यहाँ हिंदुओं को मारने आया हूँ क्योंकि उससे मुझे सीधे जन्नत मिलेगी। फिर उसको पूछा कि कैसे जन्नत मिलेगी? तो उसने कहा कि क्योंकि आप यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ज़ुल्म करते हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं, तो उसका बदला हमें आपसे लेना पड़ेगा। हमें बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई गई हैं एंड ये वो। तो फिर जो ये ऑफिसर्स थे, ये तो मुसलमान ही थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तू हम लोग जो हैं, जो तुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं। हम यहाँ पोज़ीशंस ऑफ पावर पे हैं। तो ये तुम्हें क्या वो सिखाते हैं और तुम्हें खुद की कॉमन सेंस नहीं है? अब आप देखो वो 18 साल का लड़का है, अपने माँ-बाप के साथ रहता, तो उनका ध्यान रखता, उनका ख़्याल रखता। कुछ पैसों के चक्कर में और कुछ एक हवाई जन्नत जो उनको दिखाई जाती है इमेजिनरी, उसके चक्कर में वो यहाँ आ गया, उसकी ज़िंदगी तो खराब हो गई। फिर उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी जो आपके यहाँ बहुत यूज़ होती है कि भारत जो है वो हमारा असल दुश्मन है। तो आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय असल दुश्मन, क्योंकि इन टुडेज एरा यू कांट रियली हैव परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स, योर इक्वेशंस इवॉल्व, it depends on so many factors. So you need to really stop doing that, because अगर हमारी सरकारों को आगे बढ़ना है, और ये this applies to both India as well as Pakistan, it is not possible because both of us are democracies. चलो पाकिस्तान में सवाल उठते हैं डेमोक्रेसी पे, बट एंड ऑफ द डे लोग वोट करते हैं तो सरकार आती है। तो आप जब तक अपनी आवाम को साथ नहीं लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बीच में बात हो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने जैसे पीछे एक स्टेप लिया, बट जैसे उनको पॉलिटिकल बैकलैश हुआ या आवाम की तरफ से उन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा जो आपके मुल्लाज़ और ये जो उलेमाज़ इस तरह के लोग हैं, इनको भी आपको डिसआर्म करना पड़ेगा। इनके हाथ में आपने बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है। ये सिर्फ मैं भारत के हवाले से बात नहीं कर रही, इवन फ्रांस के लिए आपने देखा कि किस तरह की हरकतों को इन्होंने अंजाम दिया है पाकिस्तान की सड़कों पे। और ये लोग ना तो कोई गवर्नमेंट की पोजीशंस पे हैं, मतलब ये क्या है, रिलीजियस क्लेरिक्स हैं। ये कौन होते हैं पाकिस्तान को बताने वाले कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, है ना? उसके बाद आपको डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है ना, व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। पाकिस्तानियों को मैंने बहुत सारे जो आपके सो कॉल्ड एनालिस्ट भी हैं वो ये बात बोलते हैं कि भारत कौन होता है हमें बताने वाला कि हम अपने यहाँ पे सेक्युलरिज्म रखें या नहीं रखें, डेमोक्रेसी रखें या नहीं रखें। ये यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है, तो मुसलमान जो है वो डिसाइड करेंगे। तो सॉरी, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आप अक्सरियत में ज़रूर हैं, बट आप एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट तो नहीं है। आपके यहाँ पे आज भी सिखों की, हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है। तो अगर तो आप होते 100% इस्लामिक स्टेट, तो आपको कोई, सबको पता है कि मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है जमहूरियत से, देन इट वाज फेयर इनफ। बट आप अपनी जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो 2% है या 3% है, आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? एक तरफ से आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो तो सेक्युलरिज्म चाहता है, क्योंकि वो अपनी शनाख्त बनाए रखना चाहता है। अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा और एक हिंदू स्टेट बन जाएगी इंडिया, तो मुसलमान की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल आपके यहाँ पे रहने वाले सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आता, है ना? फिर आपके यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो, मैं ये चीजें गिना रही हूँ ताकि इस इन चीजों पे फोकस किया जा सके, क्योंकि जो भी हमारी आपस में बातचीत होगी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको ड्राइव करने वाली हम दोनों की तरफ से पब्लिक होगी, है ना? फिर आपके यहाँ एक चीज ये बहुत झूठ पढ़ाया जाता है कि जो पार्टीशन हुई थी, क्योंकि हमारे ऊपर वहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत जुल्म करते थे और राइटिंग हुई, उस वजह से हमारा रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया था। यही झूठ आप अपने आर्ट एंड सिनेमा में भी दिखाते हैं। 2 आपने ड्रामे बनाए पार्टीशन पे, दास्तान और घुग्गी। दोनों में ही आपने एक वन साइडेड नैरेटिव दिखाया, और आपने दिखाया कि कांग्रेस जो है उसके जो लोग हैं वो भड़काऊ भाषण करते थे, और इस वजह से
हम लोगों को मतलब मजबूर होके हमें पाकिस्तान मांगना पड़ा। जबकि सच ये है कि आप नेहरू का या फिर गांधी जी का किसी का भी आप एक बयान दिखा दें जहाँ उन्होंने कोई मुसलमानों की खिलाफवर्जी की हो या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो कि हम आज़ादी अंग्रेजों से लेने के बाद इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। राइटिंग जो स्टार्ट हुई, जो 6 मार्च 1947 के राइट्स है रावलपिंडी के, वो मुसलमानों की तरफ से शुरू हुए। मतलब ऑफिशियल डेटा तो कहते हैं कि 3 से 4 हजार सिखों की वहां हत्या कर दी गई थी। बट जो लोग बताते हैं, जो रियल टाइम विक्टिम्स है, वो कहते हैं कि हमारा पूरी हमारी हस्तियां तबाह कर दी गई थी। कुछ 10,000 सिखों की वहां पे हत्या हुई थी। फिर उसका आफ्टर मैथ जो था, ऑफ कोर्स वो बहुत भयानक था। यहाँ से भी कोई उसमें कसर नहीं हुई, बट ऑफ कोर्स जो एरियाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आते थे वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पटियाला में बहुत खून खराबा हुआ, बट वो सब आफ्टर मैथ था। आपको पता है बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको मुसलमान पता नहीं बड़ी कहते हैं ना, बहुत ही गर्व से उसका नाम लेते हैं, वो भी जो खून खराबा था वो मुसलमानों ने शुरू किया। उसके बाद ऑफ कोर्स उसका भी आफ्टरमैथ था, वो और भी भयानक था। बट ये बहुत जरूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए जानना कि जो भी शुरुआत हुई थी वायलेंस की, वो हिंदूज या सिखों की तरफ से नहीं शुरू हुई थी। वो बाद में हिंदूज और सिख जो थे वो रिटेलिएशन में जो भी हुआ वो हुआ। शुरुआत हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुई थी। फिर आपने कश्मीर को लेके एक जो झूठा नैरेटिव पाकिस्तान में बना रखा है कि ये हमें मिलने वाला था और भारत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया एंड सो ऑन। बट द ट्रूथ इज कि ये जिन्ना साहब का खुद का मौकफ था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो हेड्स हैं जो वो डिसाइड करेंगे वही हम करेंगे। उमरकोट की रियासत आपको पता है, उनके राजा जो थे वो हिंदू थे, बट ही चोज टू गो विद पाकिस्तान। एंड मैं उनको कई बार सुनती हूँ, ही इज स्टिल वेरी हैप्पी, ही सेज कि आई टुक अ गुड डिसीजन। ठीक है, इट वर्क फॉर हिम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी नेशनैलिटी के साथ रिलेट करने वाले लोग हैं, हम मजहब के को इतना ज्यादा नहीं मानते। और यही रीजन है कि जो बहुत सारे इंडियंस हैं जो अमेरिका में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या यूके में रहते हैं, दे आइडेंटिफाई एज सिटीजन्स ऑफ दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं आपको उसके निज़ाम को मानना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि आप हर जगह मजहब को ऊपर रखते हैं, नेशनैलिटी को नहीं। आपकी सरजमीन के साथ आपकी पहली लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कश्मीर का जो मुद्दा है ना, इसको बहुत ही इमोशनल तरीके से पाकिस्तानी अवाम को फीड किया गया है। उनको बोला गया है कि भाई ये हमारी शाहरग है। पहले तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगी कि शाहरग जो जगुलर वेन होती है उसको अगर वो आपके पास नहीं हो या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ये ऐसे कैसे है कि आपकी शाहरग जो है वो भारत ने कब्जा कर रखा है तो आप जी रहे हैं? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ना। तो ये जो मिथ्स हैं कश्मीर पे, इसको आपको डिबंक करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि जो महाराजा थे, जो सदर रियासत थे, he had not chosen to go with India, he had not chosen to go with Pakistan. Of course, he was considering to go with India because आप एक कॉमन सेंस की बात है आरजू, पाकिस्तान को आप बना रहे हैं इस बेसिस पे, टू नेशन थ्योरी के। आप कह रहे हैं कि हम ऐसी रियासत चाहते हैं जहां पे मुसलमान अलग रहे, क्योंकि हिंदू और जो मुसलमान है ये साथ में नहीं रह सकते। और ये मुसलमानों की साइड कह रही है, ये हिंदूज की साइड नहीं कह रही है। वो नहीं कह रहे कि आप अपना मुल्क बना लो। तो आप मुझे बताएं ना, कोई भी सदर जिसकी अवाम में हिंदुओं की भी बड़ी आबादी मौजूद है, वो क्यों पाकिस्तान को चुनेगा? उसको तो पता है कि ये जो रियासत है ये बन ही मजहब के बेसिस पे रही है। तो मैं जो मेरी हिंदू आबादी है उसको लेके वहां जाऊंगा तो ये तो गाजर मूली की तरह कट जाएंगे। इट डजंट मेक सेंस, राइट? इसीलिए पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स वाज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन फॉर महाराजा, क्योंकि वो खुद भी हिंदू थे और जम्मू कश्मीर की अच्छी खासी आबादी हिंदू थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान को तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। इंडिया का वो कंसिडर कर रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारी इडियोलॉजिकल लीनिंग्स थी, और एक रिलीजन एक यूनिफायर का काम तो करता ही है, कल्चर और रिलीजन। तो
पर उनके कंसर्न्स थे, एप्रीहेंशंस थे कुछ नेहरू जी के और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती पे, जो बाद में जाके मतलब सही साबित भी हुए, बिकॉज शेख अब्दुल्ला वाज प्लेइंग, यू नो, ही वाज, ही हैड डिफरेंट प्लान्स, एंड बाद में उनके पास से बहुत चीजें बरामद भी हुई, टाइपराइटर्स और क्या क्या, और वो सेपरेटिस्ट एजेंडा वहां पे चला रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज जो मुझे लगती है जिससे इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच में बहुत ज्यादा नफरत है, वो बार बार बाबरी मस्जिद का नाम लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद जो है उसको बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बाकायदा एग्जामिन करके दे हैड कम टू दिस कंक्लूजन कि इसके नीचे मंदिर था। ठीक है, ये बहुत गलत हुआ कि कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया। वैसे भी ये लड़ाई कोर्ट में चली रही थी, वैसे ही चलनी चाहिए थी। बट पाकिस्तानी इस चीज को बड़े अच्छे से भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक बाबरी के बदले में 30 मंदिरों को पाकिस्तानियों ने अटैक किया था। और वहां पे कितने हिंदूज के ऊपर अटैक हुए थे उसका तो मेरे पास नंबर भी मौजूद नहीं है, बट 30 मंदिर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। ज्यादातर उसमें सिंध में थे, आई थिंक 85% ऑफ देम वर इन सिंध। शायद वो ये चीज भूल जाते हैं कि हमने उसके बदले में क्या किया था, और वो एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स। इंडिया में कोई क्या करता है उससे आपको पाकिस्तानी हिंदू को क्या लेना देना है, वो तो पाकिस्तानी नेशनल है। आपके यहाँ पे हिंदू लड़कियों का हर दूसरे दिन बलात्कार होता है, उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है, जबर से उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसका बदला क्या हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से लेते हैं? हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे शहरी हैं, वो दे आर वन ऑफ अस, वी डोंट सी देम एज पाकिस्तानीज। हाँ, ऐसे जो लोग हैं जो शरिया जैसी जिनको निजाम चाहिए, हम नहीं कहते वो गलत है, सही है, बट जिनको अगर एक थियोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए तो उनको जरूर मेरी या मेरे जैसे लोगों की जरूर ये राय रहती है कि जब आपको एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में रहना पसंद नहीं आ रहा तो आपको जरूर ऐसी जगह मूव हो जाना चाहिए जहां पे आपकी किस्म का निजाम हो, विच इज फेयर इनफ। अदरवाइज जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको उतने ही हक, इनफैक्ट उनको ज्यादा हकूक हासिल हैं भारत में, हमसे बहुत ज्यादा, यू नो समटाइम्स। और ये भी एक कारण है कि जब आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजिनियस पीपल। इंडिया वाज अ हिंदू लैंड। यू वांट टू से समथिंग? या आई वांट टू से देखिए सोनम, थोड़ा सा मैं एक आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद भी बात करती हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो मदरसे हैं इसमें लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करके, और ये मौलवी जो है ये उनको ये सिखाते हैं कि जिहाद पे जाना है और जन्नत में जाना है, और ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और जहाँ तक स्कूल और कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक्स पे ये गलत पढ़ा रहे हैं तो वो भी इनको चेंज करना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। जो आप कह रही हैं 18 साल का बच्चा है वो पकड़ा गया है, तो ये बेसिकली क्योंकि छोटे बच्चों को ही सिखाते हैं, बिल्कुल समझे आप 3 4 साल 5 साल के बच्चे इन्होंने रखे होते हैं और ये बड़े होने तक ये उनके बिल्कुल उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्टेट भेज रही हो, ये अपने तौर पे इनके बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, सभी को पता है, जिसकी वजह से एफएटीएफ में भी हैं और दूसरे भी लोग बोलते रहते हैं कि जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं और जो ये बिलीव रखते हैं कि हमें जी जिहाद पे भेज देना चाहिए, यहाँ जाके फट जाओ और वहां जाके मार दो। तो इसलिए ये आप कभी भी नोटिस करें, ये जितने भी आपको नजर आते हैं जो पकड़े जाते हैं, चाहे वो यहाँ से आए हों या कहीं से, ये 18 से और 20 21 22 साल तक के होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ही ज्यादा जुनून होता है, उस वक्त ही ज्यादा इनकी बातें उनको लग रही होती है कि बहुत सच्चाई है। ये चीज तो करनी ही होगी पाकिस्तान को, लेकिन भारत को भी इस चीज को ऊपर देखना चाहिए कि अगर वहां पे भी कोई मदरसा सिस्टम है और ये चीजें हैं तो उसको अभी से रोके, बजाय कि पाकिस्तान की तरह जब ये चीज बहुत बढ़ गई है तब हमें नजर आई है। उससे पहले हम बड़े नॉर्मल बैठे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा है। दूसरा,
जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा मुसलमान जो है वो अग्रेसिव नज़र आते हैं हमें। जैसे अक्सर फुटेजेस आती हैं या कुछ के रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद तो है ना, तो वहाँ क्यों नहीं जाते, और मैंने यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं देखा। और बाकी बिल्कुल हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी गलत हो रहा है, और जो बच्चियों की बात आपने की वो भी है, तो 1000 से ऊपर फिगर है साल में जिनको इस तरह से उठा के ले जाते हैं, तो उस पे भी पाकिस्तान को काम भी करना पड़ेगा और बोलना भी होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इस चीज़ के ऊपर अगर लोग बात करना शुरू करें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर-उधर, तो कहीं न कहीं से कुछ फ़र्क पड़ेगा? Let's compartmentalize your questions. You started with saying that most of the people who come to India, they are non-state actors, है ना? यही आपने कहा. मैं आपको ना आरजू एक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगी. This was done by PEW in 2004 after the Twin Tower crash, which is infamously known as 9/11 attacks. ये पाकिस्तानी अवाम के बीच में ये सर्वे किया गया था और जो 65% ऑफ रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारा हीरो है, ठीक है। और जो बॉम्बिंग्स हैं यूरोप और अमेरिका में अलकायदा की वो टोटली जस्टिफाइड है। पाकिस्तान के अलावा सिर्फ फिलिस्तीन के लोग थे जिनका सेम रिस्पॉन्स था, वहां पे फाफो फाउंडेशन ने सिमिलर सर्वे किया था, ठीक है। हालांकि जो फिलिस्तीन की जो लीडरशिप थी उन्होंने इसका पूरी तरह से उन्होंने कंडेम किया था। आई थिंक उस टाइम पे आपके यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया था। इराक वो अकेला एक मुसलमान मुल्क था जहाँ की लीडरशिप ने इसको रादर कहा था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये एंड ऑफ द डे हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। ये बताइए भारत में क्यों ऐसे लोग नहीं है जो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाएं या फिर वो एक सुसाइड बॉम्बर बन के पाकिस्तान में घुस जाएं या किसी और मुल्क में घुस जाएं। तो आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, एंड ऑफ द डे उनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है। That is a process of years. That doesn't happen overnight. And I think it starts right from the school. जब आप anti-Semitism and Hindu phobia स्कूल में सच्चाई के नाम पे पढ़ाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके बच्चों से? तो आप मदरसों की बात कर रही हैं। इंडिया में तो भाई हम सेक्युलर है ना, हम कैसे मुसलमानों को कह दें कि आप जी मदरसे में ये सब मत करो। वैसे ही हम पे इल्जाम लगते हैं कि आपके यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ गया है। तो इंडिया में तो वैसे भी सेक्युलरिज्म के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे दिन भर गुंडागर्दी होती है। आपने बात की एग्रेशन की कि इंडिया में ऐसे मुस्लिम्स क्यों करते हैं सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ना। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता मैम, ये कनाडा में भी हुआ है, हाल ही में हुआ है, आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ है। तो ये मुसलमानों की एक आप उनका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर कह लें या पता नहीं उनका वो जेनेटिक मेकअप है कि उनको इस तरह की हरकतें वो ऐसे मुल्कों में ही करते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि अगर उनको रोका जाए तो वो बोल देंगे जी इस्लामोफोबिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ट्रिवियलाइज किया है इस्लामोफोबिया जैसी टर्म को तो वो मुसलमानों ने किया है। इस्लामोफोबिया इज इंडीड अ कंसर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में 1.5 1.7 मुस्लिम्स बिलियन मुस्लिम्स हैं। सबके सब तो आतंकवादी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम आर पीसफुल, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर एक आप बताएं ना 1.7 बिलियन लोग सारे एक्सट्रीमिस्ट सोच के हो तो क्या दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ये बात तो सच है कि इस्लामोफोबिया डज एग्जिस्ट and a lot of time innocent people are made victims because of those preconceived notions कि यार every Muslim is a terrorist. A number of people think like that. तो इसका जिम्मेदार भी कौन है? क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो what do you expect from moderate Muslims? That they condemn it, unconditionally. What do moderate Muslims actually do? They say this has happened because India में बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी जी उस साल में। This has happened क्योंकि गोधरा राइट्स हो गए थे। This has happened क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने बहुत सारे मुसलमानों को बिना बात के फंसा दिया।
मतलब उनके पास हर चीज का रीजन है, ठीक है। तो अगर आप हर बार कोई दहशतगर्दी कहीं पे होती है, आपको उसको अनकंडीशनली कंडेम करना चाहिए टू सेंड अ गुड मैसेज टू द वर्ल्ड कि लुक, there are extremists in our religion, but then we don't stand with them, and we do not condone this behavior. But Muslims on the other hand, they start trending stop Islamophobia. अरे भाई, ये कैसा इस्लामोफोबिया? एक आतंकी से डरना क्या इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया है एक किसी आम इंसान से सिर्फ इस बेसिस पे नफरत करना क्योंकि वो मुसलमान है। दैट इज इरेशनल फियर कि आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज अ मुस्लिम you are scared of this person or you don't want to interact with this person. But is fearing terrorists Islamophobia? It's plain common sense, Arzu. अगर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो बार बार, आप अमेरिका में ही देख लें, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे, जो ओपनली शरिया को वो ओपनली इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो ओपनली कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट लॉ। तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि आपको लगता है अगर शरिया इज द बेस्ट लॉ टू लिव अंडर, देन व्हाई डू यू वांट टू बी इन द वेस्ट? क्योंकि जो वेस्ट के लोग हैं उनका तो अपना एक आइडिया ऑफ फ्रीडम है ना, और मुझे तो लगता है वही सही है। मतलब मुसलमान कब तक एक ये 7th सेंचुरी वाला निजाम आप कब तक लेके चलेंगे? ये 7th सेंचुरी में होता था दैट नॉन मुस्लिम्स यूज्ड टू गेट डिफरेंशिएटेड राइट्स। अगर उनको मुसलमानों की रियासत में रहना होता था तो उनको प्रोटेक्शन टैक्स यानी कि जजिया पे करना होता था। क्या ये 21st सेंचुरी में चल सकता है? इज इट इवन नॉर्मल? इट इज नॉट। नहीं, देखें सोनम, एक चीज है जो पाकिस्तान के लिए लोगों को समझने की जरूरत है, वो ये कि पिछले 30-40 साल से जो है वो पाकिस्तान में, इवन जब ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट थी और उससे पहले भुट्टो की जब आई थी, तब से जो है वो ये किया जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके ना मजहब को ज्यादा सामने लाए और बाकी चीजें पीछे चली गई, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। और वो जो जहर भरा गया लोगों के अंदर और वो जो सिखाया गया, उसको निकलने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए वजह इसके कि भारत हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो एकदम से पाकिस्तान पे अटैक कर दें और क्रिटिसाइज करें और हर चीज में कहें कि गलत है, उसके बजाय उनको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान इस मुसीबत से निकल सके, इससे जान छुड़ा सके। अब जो नए लोग आ रहे हैं, हमारे बाद वाले जो यानी जो जनरेशन आ रही है, वो भी अब ये समझ रहे हैं कि ये चीज गलत है। लेकिन क्या करें, वो 40 साल से जो चीज चली आ रही है उसको निकालने में टाइम तो लगेगा। I humbly disagree with you, Arzu. I don't think this has happened only after Zia's rule. See, Pakistan, according to me, is in a state of confusion and chaos because it was demanded and created and actualized by a person who himself was in a state of confusion and chaos. आप जब एक मुल्क इस नाम पे लेते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, हम इनके साथ एक नेशनैलिटी नहीं शेयर कर सकते, ये अलग कौम है, हम अलग कौम है, तो आपने ऑलरेडी को एग्जिस्टेंस जैसी जो एक अच्छी चीज है जिसको पूरी दुनिया ने अपनाया है, उसको आपने ऑलरेडी खारिज कर दिया है। तो अगर आप उस नोशन के साथ ही एक मुल्क लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का होगा, आई विल नॉट अग्री विद लॉट ऑफ पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट्स। दे कोट Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech. They say that he had said that, now when Pakistan is created and we are about to get it, now everybody staying in Pakistan is going to be a Pakistani first and then a Hindu, a Muslim, or a Sikh. This was completely contradictory to what he had been saying over decades. आपने decades से जो इतना डैमेज किया है, लोगों को भड़का भड़का के उनको अपना एक मुल्क मांगने पे मजबूर कर दिया है, उनको ब्रेन वॉश कर करके, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक आपकी स्पीच से वो वापस से डीरेडिकलाइज हो जाएंगे? एंड देन ही डजंट स्टॉप देयर। राइट आफ्टर 2 days, on 13th August, this is by the way documented, there are multiple books. If you want, I can send you references. I think one of these books is written by Mr. Ishtiaq Ahmed. 13th August को उसी के 2 दिन बाद, when he was present inside a banquet with Mr. Mountbatten,
And Mountbatten told him, he told Mr. Muhammad Ali Jinnah, ki now you're about to get your own country. Congratulations, and I hope you will do well and ye sab. So, and he said that India has always had emperors like Akbar, so you can draw inspiration from him. And what Mr. Jinnah said was shocking. It was 2 दिन पहले वो कह रहे हैं कि now we are one qawm, we are one nation. It doesn't matter आप किस मजहब से आपका ताल्लुक है, और वो उस दिन कहते हैं कि मैं अकबर को नहीं मानता. I draw my inspiration from Prophet Muhammad, who defeated Christians, who defeated Jews, and then he gave them a right to live in Riyasat-e-Madina, but by paying protection tax. So now you are drawing your inspiration from something which happened 1300 years ago. Maybe it worked at that point in time. Maybe it made sense at that point in time. Honestly, it doesn't make sense to me today, or it wouldn't have made sense to somebody like me even 1300 years ago. But take care, it worked at that point in time. How can you not move on with your life? And how can you draw inspiration from a nizam like this? How is it even possible? It's not. So I don't think Zia ul Haq is generally, I think he's the scapegoat. Most Pakistanis blame Mr. Zia ul Haq. But I don't think so. I think the problem started right from the conception of Pakistan. And this is the very reason. देखिए, अमेरिका और कनाडा भी तो अलग हुए ना, उनके बीच में कोई ऐसी कोई जंग थोड़ी ना जारी है. आज वो एक दो नेशंस हैं, वो बहुत उनके अच्छे संबंध हैं. हमारे बीच में ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप बनाने के बाद भी मुल्क आप अपनी आवाम को यही पढ़ाते जा रहे हैं कि हिंदू और सिख जो है वो इंसानी दुश्मन है, आपके पास कोई भी उसकी कोई रैशनल नहीं है. ये सिर्फ आपका जो है ना दिमागी फितूर है, जिसको आपने एजुकेशन के नाम पे लोगों में इंजेक्ट कर दिया है. फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो आवाम है वो पीसफुल होगी या फिर वो सेक्युलरिज्म पे उनका भरोसा होगा? इट्स नॉट पॉसिबल. That is why I'm saying, see, how can India help you? We are struggling with our own problems. Honestly, people's concerns are also legitimate, Arzu. I think 15 days ago, Madras High Court has made an observation. A petition was filed in Madras High Court. तमिलनाडु के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे मुसलमानों की जो आबादी है वो अक्सरियत में है, और उन्होंने वहां पे मंदिरों का जो हमारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं उनका निकलना बंद कर दिया है. दे डोंट अलाउ देम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन. ठीक है, तो ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है. और मतलब हमारे यहाँ कोर्ट्स भी इतना नहीं बोल पाती, क्योंकि मुसलमान बैठ जाता है अपना विक्टिम कार्ड लेके और छाती पीटने की हो गया इस्लामोफोबिया, हमें अपना धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है. देखिए, कब तक आप इसके पीछे छुपते रहेंगे? आपको, अगर आप दूसरे आदमी को उसका धर्म प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कुफर है और इस गांव में हम अक्सरियत में हैं, तो आप अपना धर्म नहीं प्रैक्टिस कर सकते. तो ये तो आप इंटॉलरेंट है ना. अगर इसको देखें, हिंदू कम्युनिटी रिटेलिएट करती है, यही बात कोर्ट ने भी कहा, देन वी विल बी इन अ स्टेट ऑफ कियोस. तो जो आदमी ट्रबल को अवॉइड करता है ना, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि जो शर्म वाला होता है वो शर्म से डरता है, वो बेशर्मी से डरता है, और जो बेशर्म होता है वो सोचता है कि ये काफिर है या ये इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. क्योंकि आप ऐसे इंसान से तो नहीं लड़ना चाहेंगे ना जिसका आपको पता है इसको कोई शर्म ही नहीं है, ये मार धाड़ पे उतर आएगा. जिसकी प्रायोरिटीज उसकी फैमिली है, उसका ऑफिस है, उसको अपनी एक लिविंग बनानी है, एंड ही वांट्स टू लीड अ पीसफुल लाइफ. ही डजंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट ट्रबल. तो इसीलिए हिंदू कम्युनिटी रिटेलिएट नहीं करती है ना, आरजू, बिकॉज देन इट विल बी अ स्टेट ऑफ कियोस. बट व्हाट इज द फ्यूचर? जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तो दूसरी जो कम्युनिटी है वो मजबूर हो जाएगी ये सोचने पे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इनकी जो आबादी है उसको मेजॉरिटी में ना आने दें. क्योंकि ये अगर इस आबादी में ऐसी हरकतें कर रहे हैं और जिन जिन जगहों पे इनकी अक्सरियत बन जाती है वहां पे ऑलरेडी दे आर गिविंग अस a taste of their medicine ki this is what is going to happen once India is a complete Muslim majority nation. So tell me, is it Islamophobia then? People being scared of you, it's a total genuine concern.
नहीं देखिए सोनम, अगर आप टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, बहुत से लोग यहाँ भी नहीं मानते, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम उसी को लेके चलें तो अभी हमने जो कुछ टाइम पहले शाहीन बाग में देखा, उसके बाद जो हमने देखा कि जो इधर क्या जो इलेक्शंस अभी हुए आपके बंगाल इलेक्शंस, उसमें किसी लीडर ने कहा कि अगर हम चाहें तो हम अभी भी 4 पाकिस्तान बना दें। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जी जो मुस्लिम्स हैं उनको सिर्फ एज अ वोट बैंक यूज किया जाता है। इन इन चीजों को आप फिर कैसे देती हैं? कैसे आप डिनाई करेंगे कि वहां पे लोग जो है वो अभी भी जो है वो शाहीन बाग पे क्यों बैठे थे? और इसी तरह से अगर उसी को लेकर हम चलें तो वो अभी भी कह रहे हैं कि जी हम तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, ये कौन चीज कह नहीं रहा है मानी कि हम क्योंकि पाकिस्तान बना देंगे बात 4? नहीं, कोई कोई लीडर थे उनकी, कोई वो थी, स्टेटमेंट थी मुसलमानों उन के दिनों। लीडर थे? हम्म। मुसलमानों के लीडर थे? हाँ, मुसलमानों के लीडर थे। तो वो जो है मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, उस टाइम पे बहुत साल हो गए, क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी, हम कर उससे काफी आगे आ गए। लेकिन अभी भी लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अभी भी क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है? और बहुत से, मैं भी नाम नहीं ले सकती, मगर एक दो मेरे हिंदू फ्रेंड्स भी ऐसे जिन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे जब 47 के टाइम से पहले जो है वो एक बर्तन में खाना नहीं खा रहे होते थे और पानी नहीं देते थे। जो हिंदू कम्युनिटी थी वो मुस्लिम्स को पानी नहीं पीने देते थे। उन्होंने मुझे, किसी मुसलमान ने नहीं बताया। ये मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ठीक कह रहे हैं, मगर नहीं, ये वो बातें भी सच है। चल रही होती हैं। वो बिल्कुल सच है। मैं आपको, मतलब मैंने भी खुदा को जवाब देना है। मैं इस बात पे नहीं झूठ बोलूंगी, ये बात सच है। उसका कारण ये नहीं है कि जो मुसलमान लोग हैं वो कोई एलियंस हैं। उसका कारण ये है क्योंकि मुसलमान जो है वो बीफ खाते हैं, और हम में गौ मांस जो होता है वो वर्जित है, हम नहीं खाते, जो हिंदू कम्युनिटी है। तो उसका ज्यादातर ये कारण होता है कि उनको लगता है कि जो मुसलमान है उनका जो खान पान है वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। और इट्स नॉट जस्ट मुख्तलिफ, यू डू थिंग्स विच आर नॉट कंसिडर्ड गुड इन आवर रिलीजन। बट मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि आपने अगर बीफ खाया है तो वो हमेशा आपके मुंह में तो नहीं रहेगा ना। तो देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैं अपने आगे पीछे जितना देखती हूँ, अपने घर में देखती हूँ, मेरे घर में कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारे सारे मुलाजिम मुसलमान रहे हैं, मुझे खुद एक मुसलमान शख्स ने पाला है। तो मैंने नहीं देखा, बट ये बात सच है कि ये ऐसा होता है, ये जरूर होता है। बाकी आपने बात की कि शाहीन बाग में आपका क्वेश्चन था कि टू नेशन थ्योरी को अगर नहीं मानते, तो आप ये किसके हवाले से पूछ रही हैं कि हिंदू नहीं तो मानते या मुसलमान नहीं मानते? नहीं, अगर अगर हम टू नेशन थ्योरी को छोड़ भी दें कुछ देर के लिए, जो हम अक्सर कहते भी हैं कि नहीं, कोई टू नेशन थ्योरी वाली बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम्स आपस में आराम से रह सकते थे, तो अब ये झगड़ा हम क्यों देखते हैं? अब हम ये क्यों सुनते हैं कि हम 4 पाकिस्तान बना देंगे? ये बात अब मुस्लिम्स क्यों करते हैं? तो आरजू, इसमें आपको क्यों हैरानी हो रही है? क्योंकि उस टाइम भी पाकिस्तान तो मुसलमानों ने ही बनाया था ना, हिंदुओं ने तो नहीं बोला था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। उस टाइम भी ये पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम्स का ही था, आज भी ये पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम्स का ही है। तो इट इज अ प्रॉब्लम विद अ कम्युनिटी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद अ नेशनैलिटी। हम उस समय भी यही मानते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ में रह सकता है, हम आज भी यही मानते हैं, क्योंकि हमने सबूत देखा है ना। मैं आपको 2 सबूत बता देती हूँ। अगर टू नेशन थ्योरी वाज रियली वैलिड, बांग्लादेश वुडंट बी अ सेपरेट नेशन टुडे, राइट? एंड पाकिस्तानी बार बार ये कहते हैं कि भारत जिम्मेदार है बांग्लादेश को अलग करने का। अगर आरजू हमारी सच में कोई ऐसी नियत होती या मंशा होती कि हम इनको पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दें, तो हमारा कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। हम अपनी फौज को क्यों मरवाएं? दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे यहाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बंगाली मुस्लिम्स वर कमिंग हियर एज रेफ्यूजीज, and when we tried a lot to speak to Pakistan and address this concern, but they were not ready to listen to the Bengali concerns. वो उन पे उर्दू थोप रहे थे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था। और अगर इंडिया का कोई अपना पर्सनल मोटिव होता, तो आज बांग्लादेश हमारा हिस्सा होता ना, हम उसको फिर से अपने साथ मिला सकते थे। जब आप किसी की लिबरेशन में मदद करते हैं, तो आपका उनके ऊपर एक होल्ड तो होता है ना, ये तो आप मानती हैं। आज हमारे, आप देख लें बांग्लादेश के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात आज तक नहीं बन पाए, क्योंकि बांग्लादेश को तो इनफैक्ट यूएन ने रिसेंटली बांग्लादेश को ये एक रिटन में ऑब्जर्वेशन दी है। दे हैव गिवन अ पैट, दे हैव सेड
कि because Bangladesh has been able to preserve its liberal Bengali values and has not been seeing everything through the prism of religion, it is able to grow so exponentially. Doesn't Pakistan see a lesson here? They were a part of you, and वहां पे ज्यादा गरीबी थी, वहां मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान में तो उतनी कोई गरीबी नहीं थी। पंजाब तो आज भी इंडिया का, हमारे पास हालांकि कम पंजाब है, आज भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स। आपको तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब सबसे खुशहाल धरती दी गई थी, आपने उसका क्या बना दिया? और अगर शाहीन बाग में बैठ के लोग ये बात करते हैं, पहले तो मुझे उनकी ये मुनाफकत समझ में नहीं आती कि एक तरफ से पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं कि भारत में जो है मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, हमारे यहाँ मुसलमान बहुत खुश हैं। तो फिर आपको सीएए से दिक्कत क्या है? तो क्योंकि मुसलमान तो फिर आएगा ही नहीं ना भारत में अगर वो खुश है। तो सीएए में हमने क्यों बोला कि हम सिर्फ क्रिश्चियंस, हिंदूज को और सिखों को इंडियन सिटीजनशिप के लिए कंसिडर करेंगे? क्योंकि आते ही वही है ना, ये आपके डॉन पेपर में छपा है कि हर साल 5 से 6 हजार पाकिस्तानी हिंदूज जो हैं वो यहाँ माइग्रेट करते हैं। क्यों मुसलमान जो है, पाकिस्तानी मुसलमान, वो तो नहीं आता ना इंडिया। और आप मुझे बता दें कौन सा इंडियन मुस्लिम है, अगर वो भारत में मुसलमान इतना दुखी है, तो आप मुझे बताएं कितने इंडियन मुस्लिम्स हैं जो हर साल पाकिस्तान में माइग्रेट करते हैं या आपकी सिटीजनशिप मांगते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी लास्ट में, मतलब इस टॉपिक के लास्ट में, कि अभी ईद गुजरी है कुछ दिन पहले, और जाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम्स की इंडिया में रहती है, लेकिन आपके जो बहुत प्रोमिनेंट, चाहे वो मीडिया के हों चाहे कहीं के लोगों, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ट्विटर पे या कहीं पोस्ट लगाई हो ईद का रेफरेंस देते हुए या विश किया हो। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में भी तो नहीं रहते, इंडिया में भी बहुत है। मुझे बहुत अजीब सा लगा, ऐसा ऐसा बिहेवियर क्यों आपने, मतलब आप सोचती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? होना तो ये चाहिए था कि उन्हें भी एक पोस्ट लगानी चाहिए थी दुनिया को दिखाने के लिए। सही, किसने नहीं लगाई? जर्नलिस्ट ने नहीं लगाई? अब जर्नलिस्ट लीडरशिप ने भी नहीं लगाई, जो मैं जिनको जानती हूँ, जो पैनलिस्ट जिनके साथ हम शोज करते रहते हैं, तो मैंने कोई खास प्रोमिनेंट लोगों को देखा नहीं इंडिया से कि उन्होंने कोई ईद के उस पे जो है वो मुसलमानों को कोई मुबारकबाद दी हो या कोई भी ट्वीट लगाई हो। आप मुझे पहले एक बात का जवाब दे दें, कितने मुसलमान होते हैं जो हिंदुओं को हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली बोलते मैं हैं? तो देती हूँ, मैं तो करती हूँ। आप देखें, आप देती हैं ना, आप क्या सारे के सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं? नहीं करती ना। और दूसरा कारण मैं आपको बता देती हूँ, इस साल ना सब लोग डिसइल्यूजन्ड हैं। हमें खुद भी होश नहीं है कि हमारे कौन से त्योहार आ रहे हैं, कौन से त्योहार जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। कोई मुसलमानों ने भी कोई ईद कोई इस बार उतने जोर शोर से नहीं मनाई है जितना पहले हर साल मनाई जाती है। और आई थिंक इंडिया से बेहतर इसके लिए आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल होगी कि हम यहाँ पे, और हम ये फोटो ऑप्स के लिए नहीं करते। मुझे बड़ी हंसी आती है कि पाकिस्तानी जो है वो मतलब वीडियोस बना के डालते हैं कि देखें हम ईद दिवाली मना रहे हैं जी, होली मना रहे हैं। यार जब आप त्योहार मनाते हैं ना, तो यू आर जस्ट enjoying it. You don't really have to call a cameraman, and it is not done at such a small level that it can be all confined to a video. you know it looks like a photo op. ये बेवकूफ लोग शायद इससे कन्विंस हो जाते होंगे एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट से। मतलब त्योहार इस तरह से मनाना चाहिए कि आप कहीं पे भी बैठ के आप त्योहार मना सक रहे हैं ना। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और उसमें आपके कुछ मुसलमान दोस्त आ गए। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदूज हैं जिनसे बात होती है, और वो ये चीज कहते हैं, वो ये चीज एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, हम वी आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ हेट इन आवर कॉलेजेस and our schools. But before we say anything, our Muslim friends stand up and they reply. ज्यादातर ये हमें बोलना भी नहीं पड़ता, हमारे दोस्त ही उठ के ऐसे टीचर्स का मुंह बंद करा देते हैं। बट आप एक नेशन को तो मेजोरिटी कैसे बिहेव करती है उससे जज करते हैं ना। अब इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो रिटेलिएटरी हेट में जो कहते हैं कि मतलब ईद पे क्यों आप क्यों वो कर रहे हो, क्या मुसलमान आपको दिवाली पे विश करते हैं? आप क्यों कर रहे हो ईद पे विश? आप अपनी, मैंने क्रिसमस पे विश किया था,
मुझे बहुत हेट आई, लोगों ने मुझे बोला कि तुम क्यों दीवानी हो रही हो, तो तुम्हारा क्रिसमस है क्या? भाई मुझे जिस चीज से पॉजिटिविटी मिलेगी, मुझे जिस चीज से खुशी मिलेगी, मैं वो हर त्योहार मनाऊंगी, और मैं उसके बारे में पोस्ट भी करूंगी. आई डोंट रियली केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट. हाँ, बट नहीं आई होना तो यही चाहिए। आंसर योर क्वेश्चन. आई थिंक वो इस बार ये भी हुआ है कि क्योंकि इतनी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई हैं, जर्नलिस्ट आप देखें, रोहित भाई, जो रोहित सदाना जी, एकदम से उनकी डेथ हो गई. एंड यू नो, द इवन द जर्नलिस्ट fraternity, they are quite disillusioned, and everybody is very unhappy right now. Honestly, like, religion and festivals are the last things to be on our mind right now, and it applies equally to the Hindu festivals. होली भी कोई सही। नहीं मनाई इतनी इस बार. चले, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर, देखते हैं। अभी तो आपकी बात जो आप कर रही हैं मैं उससे एग्री कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है। बट मुझे लगा कि शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इस वजह से नहीं किया। बट अगेन हम आगे बढ़ते हैं तो अभी जैसे आप देख रही हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो चल रहा था, क्लैश चल रहा था, लेकिन अभी भी खैर अब जो है वो सीज फायर तो हो गया है। लेकिन इस सब को आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि इसमें जो इंडियंस हैं वो कुछ डिवाइड हुए में हैं, आधे जो हैं वो इसराइल को फेवर कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो हमास के या फ़लस्तीन के साथ हैं? देखें, इसराइल के साथ हमारे एक एज अ नेशन तो ताल्लुकात हैं ही है ना, ये तो जग जाहिर है. राइट। और आई थिंक, लाइक आई सेड, कि मोस्ट इंडियंस, दे आर इंडियन नेशनल्स फर्स्ट. At least this is how the Hindu community sees it, and I think this is a global phenomenon. Except for Muslims, everybody thinks like this. वो जहाँ के national होते हैं, वो अपने देश के हित को ही सबसे आगे रखते हैं. इसराइल से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और वो कोई जो ताल्लुकात हैं वो कोई ऐसे ही सुपरफिशियल नहीं है. इट्स अ टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप. जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, तब हमारे साथ इसराइल था. Kargil war में भी, it's a well documented fact, Israel had provided us with satellite imagery, and it was a game changer for us. And it's probably because of, part of their effort also, which led to our victory. तो we are not people जो भूल जाएंगे इस चीज को. दूसरी बात ये कि ये जो पूरा मामला है ना, ये जूस और पैलेस्टीनियंस के बीच का मामला नहीं है. दिस इंटायर कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वी हैव सीन अनफोल्डिंग इन द लास्ट 2 weeks, this was a conflict between Hamas and Israeli defense forces. इवन जब पाकिस्तान में लबैक के लोग सड़कों पे उतर आए थे और उल्टे सीधी हरकतें कर रहे थे, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी ये करते हैं. जब 26/11 हुआ तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी, ये टीवी पे दिखाया गया था. जबकि जब पेशावर में बच्चों की हत्या की गई थी, तो इंडिया में मैं आपको, इंक्लूडिंग मेरा घर, मैं आपको बोल सकती हूँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे खाना नहीं बना था. इट वाज समथिंग वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अस. बट पाकिस्तान को देख देख के कुछ लोग हो गए हैं हमारे यहाँ भी वैसे, जिनको लगता है कि हमें भी एक पाकिस्तान बना देना चाहिए. तो इट इज रादर दैट, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स का शुरू से ही उनका माइंडसेट ये है. एंड नॉट ओनली इंडियन मुस्लिम्स, आखिरकार पाकिस्तानी भी तो इंडिया से ही गए हैं ना, मतलब माइंडसेट तो बहुत अलग नहीं है ना. इनफैक्ट आई एम शॉक्ड दैट पाकिस्तान इज सपोर्टिंग हमास. इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, आपके जिया उल हक 1981 में ये बयान दे चुके हैं, Israel is an ideological state like Pakistan. Take out Judaism from it and it will collapse. Just as if you take Islam from Pakistan, take it out, it will collapse. So this is your general's statement. And I don't have to say this, he's idealized by many people in Pakistan. So अगर आप इजराइल को एक अपार्थाइड regime कहते हैं ना, तो सबसे पहला अपार्थाइड regime आप हैं, ठीक है? In fact, I don't agree with Mr. Zia's analogy, because I'll tell you how. Indian Muslims were not stateless people or hapless people who didn't have a home. Pakistan ka creation was a result of Islamic aggression.
Jews, on the other hand, they were stateless people. They have been subjected to Holocaust, and shame on the people, including your Prime Minister, who clearly comes across as a Holocaust denier at times. बिकॉज ही कीप सेइंग कि अगर आप हमारे प्रॉफिट की को क्रिटिसाइज करेंगे तो इट विल फील लाइक वी आर डिनाइंग समबडी डिनाइंग होलोकॉस्ट. How can you compare a religious figure's respect to a genocide? Criticism cannot be equal to violence or physical attack at any point in time. And इनफैक्ट जो आपके रिलीजियस फिगर्स हैं वो आप उनकी पूरी इज्जत करें, दूसरों को वो भी कोई हक नहीं है कि वो उनकी इज्जत ना करें, बट अगर वो नहीं करना चाहते तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको बिल्कुल भी इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी से दिस कि नो, हमास जो है वो हम क्यों ना सपोर्ट करें. इनफैक्ट जिनके इंटरव्यू में मैं लास्ट गई थी अभी, आपके जो बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी बोला कि ये छोटी छोटी शुरलियां जो चलाते हैं और छोटे छोटे जो रॉकेट जो चलाते हैं उनको आप क्या देते हैं, दहशतगर्द, है ना. तो मतलब आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि वो रॉकेट 4000 रॉकेट्स को वो कह रहे हैं छोटी छोटी शुरलियां. तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एक एवरेज पाकिस्तानी को इज्जत की निगाह से देखे. मैं आपको बताती हूँ कि आपके इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे भी. आप कहते हैं बीएलए वाले जो हैं, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो जो है वो टेररिस्ट है. हमास जो है वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है. कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं. उसका लॉजिक आपके लोग क्या देते हैं, वो कहते हैं कि हमास को जी कोई यूएन ने डेजिग्नेट थोड़ी ना किया है, ये तो सिर्फ यूएस ने किया है. तो पहले तो मैं गिना दूं कि हमास को किस किस ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया है, ठीक है. कनाडा, इजराइल, द ईयू, द यूरोपियन यूनियन, एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द कंट्रीज. जापान, यूएस. फिर उनका जो मिलिट्री विंग है उसको किस किस ने डेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूजीलैंड, पेरुग्वे, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. बीएलए को अगर हम पाकिस्तानियों के मापदंड से जाएं, देखिए हम तो कहीं पे भी वायलेंस को कंडेम ही करते हैं, वो बलूचिस्तान में हो या कश्मीर में हो. We don't believe in guerrilla warfare and people decapitating each other and all that nonsense. We don't belong to that school of thought. पाकिस्तान बीएलए को डेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने, यूके ने और यूएस ने, ठीक है. ऑन द अदर हैंड हमास को इट्स अ फ्लीट ऑफ कंट्रीज व्हिच हैज डेजिग्नेटेड हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. पहले तो आप ये एक मुझे बताएं कि ये कैसा ये मुनाफकत है कि आप एक तरफ से तो कहते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जी, क्योंकि उनको तो सिर्फ ये यूके और यूएस ने डेजिग्नेट किया हुआ है, तो हाफिज सईद को तो यूएन ने किया हुआ है ना, उसको ही आप आतंकवादी बोल दें. आप उसको तो अरेस्ट भी किया हुआ है. हाफिज सईद तो काफी टाइम से अरेस्टेड है और खैर पहले भी 2-3 बार हुआ था, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, ये तो चलता रहता है यहाँ पे. लेकिन बिल्कुल आप बहुत समझदार हैं, ये आप भी जानती हैं कि व्हाट डज एन एवरेज पाकिस्तानी थिंक ऑफ हफीज सईद, ठीक है. ये आप भी जानती हैं व्हाट इज ही सीन एज, ठीक है. मेरी बात सुने. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया ने जो है वो कोई इजराइल की साइड नहीं ली है, या इंडिया ने कोई कोई गाजा को कोई कंडेम नहीं किया है. इंडिया की स्टेटमेंट उनको बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है. इंडिया ने टोटली इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स कंडेम किया है हमास के अनप्रोवोक्ड वायलेंस को और अग्रेशन को. At the same time, as any other responsible country which commands some respect in the international arena, which India of course does, India has also urged Israel to, exercise some sort of restraint. But who are we to dictate to Israel if they are under attack? And it's a truth which you cannot deny that 4,000 rockets have been fired on them. एंड एक लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि जो
पैलेस्टाइन है वो पहले तो एक सॉवरेन मुल्क नहीं है, ठीक है, वो एक फुल सॉवरेन स्टेट नहीं है, उसको यूएन ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिकॉज यूएन इजराइल का जो अपना मौकफ ये है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो अभी तक पैलेस्टाइन को एक सॉवरेन स्टेट यूएन ने नहीं माना है। तो उसके जो दो हिस्से जिसको वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो वेस्ट बैंक और गाजा दो दो है। अब वेस्ट बैंक में तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गाजा में ऑन द अदर हैंड हमास है, और हमास ने कोई ये सिर्फ वो अपने कोई सिविलियंस के साथ ये सब नहीं कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन भी थी वहां की, जब हमास वाले चुन के आए थे तो उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर्स को छतों से फेंक दिया था। दे आर एज डेंजरस एज द इस्लामिक स्टेट, द आइसिस, ठीक है। लेकिन सोनम, उन बच्चों के फुटेजेस को क्या कहेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे जो सिविलियंस मारे जा रहे थे फलस्तीन में, और उसके बाद जिस तरह से और पिक्चर्स आई थी जिसमें हॉस्पिटल है और उसकी रोड को बिल्कुल खराब कर दिया गया कि वहां पे एम्बुलेंस ना निकल सके ना जा सके, इस तरह से बताया गया था कि टारगेट किया गया है हॉस्पिटल बिल्डिंग को और उसके सामने की रोड को। ये मतलब आप ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना, मैं ये नहीं कह रही कि हमास वाले सही हैं या फलस्तीन वाले सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो दोनों की ही है। तो दोनों को आप नहीं समझती कि आप इस टाइम में जब इतना मतलब 2021 में भी अब एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह के अटैक होने के बजाय जो भी डिस्प्यूट है उसको बैठ के बात के जरिए खत्म करना चाहिए? देखिए, मैं इसको एक इक्वल्स वाली फाइट नहीं मानती, क्योंकि ब्लड इज ऑलवेज ऑन द हैंड्स ऑफ द वन हु स्टार्ट्स द वॉर। मुसलमानों को ना एक पता नहीं क्या इनका नजरिया है कि हर चीज को मजहब के हिसाब से देखते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपका इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो पत्थरबाजी है, लॉट ऑफ पीपल रोमांस स्टोन्स, उनको लगता है कि जैसे चीमा साहब ही, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो भी कह रहे थे छोटी छोटी शुरलियां तो पत्थर। वो एक प्रोफेसर हैं, अगर वो ऐसा सोच सकते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट सो एजुकेटेड। जब ये जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है ना, उसमें दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस क्राइम। यू कैन नॉट से बिकॉज वो बच्चे तो पत्थर मार रहे थे तो आपने उन पे ब्रुटैलिटीज कर दी, आपने वहां पे टियर गैस के शेल्स फेंक दिए। भाई, वायलेशन ऑफ द लॉ इज अ वायलेशन। हर कंट्री का अपना एक निजाम होता है, उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपना लॉ एंड ऑर्डर है। आप जहाँ रहते हैं आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। और फिर लेट्स गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हियर, ठीक है। इंडिया का बहुत ही क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो आपका जो भी मसला है इसको आप डायलॉग से रिजॉल्व करें, और इंडिया इज ऑलवेज विद द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस। बट अगर आप इसको थोड़ा सा बैकड्रॉप में देखें तो मुसलमान जो हैं वो कहते हैं जेरूसलेम हमारा है। किसके बेसिस पे कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें बोला गया था कि जब आप इबादत करते हैं तो आप नमाज जो है वो जेरूसलेम की तरफ देख के अदा करें, है ना। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को लेके चलें तो आप मुझे बताएं, इस्लाम तो है ही 1400 साल पुराना। तोरा में तो मतलब कब से लिखा हुआ है कि वो तो जेरूसलेम, उनके सबसे पहला मेंशन तो तोरा में था ना। और जुडाइज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स। हिंदुइज्म के बाद जो सबसे पुराना दूसरा मजहब है वो जुडाइज्म है। उसके बाद टाओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म एंड जैनिज्म, ये सब आते हैं। इस्लाम इट तो डजंट इवन फिगर इन द टॉप 8 ओल्डेस्ट रिलीजन्स। तो अगर आप इसको बैकड्रॉप में देखें तो फिर अगर आप इसको मजहब के आईने से ही आपको देखना है तो फिर आपको उनके उनकी बातों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उमर खलीफ के रेन के पहले तो जेरूसलेम यूज्ड टू बी a Jewish land because these people were ousted after the Roman empire। उनको निकाला गया था वहां से, उनके साथ बहुत जातियां भी हुई हैं। और ये भी एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि उनको ऑटोमन एम्पायर में उनको उनको बेटर ट्रीटमेंट मिला क्रिश्चियन रूल के कंपैरिजन में। पर अगर हम तो देखें एज अ कंट्री, एज अ फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री, वी लुक एट द कंटेम्परेरी इश्यूज। वी डोंट वांट टू गो टू व्हाट हैपेंड 6000 इयर्स अगो। आज हम चीजों को देखते हैं कंटेम्परेरी हिसाब से, कि जो मॉडर्न हिस्ट्री जो देखें हम,
तो उस हिसाब से हम ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, बट आई डोंट नो, हो सकता है इंडिया को ये लगता हो कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वही बेस्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर मुस्लिम्स रियली नीड टू चेंज देयर माइंडसेट एंड दे नीड टू लर्न टू कोएग्जिस्ट। मतलब कितनी जगह आप टू स्टेट सोल्यूशन मांगेंगे ना। म्यांमार में भी रोहिंग्याज ट्राइड टू अप्लाई द टू नेशन थ्योरी बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। मतलब बुद्धिस्ट्स हु आर नोन टू बी द मोस्ट पीसफुल पीपल, they eventually ousted them. नहीं, जो तो आप कह रही हैं कि मुसलमान उधर नमाज पढ़ते हैं, उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, वो बात बहुत पुरानी है। तो ऐसे तो लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि ऐसे तो बाबरी मस्जिद जो आप लोगों ने तोड़ के और मंदिर बना रहे हैं, तो वो भी बहुत पुरानी बात है। और अगर हम देखना शुरू करें कि जब से दुनिया बनी है, तो नीचे हर चीज, हर बिल्डिंग के नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो फिर क्या करेंगे? पूरा पूरा तोड़ देंगे, पूरा मैम इंडिया आपको इस को बात साफ करके, और फिर आप समझना कहेंगे इधर मंदिर था और इधर मस्जिद था। मतलब हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हम आगे, ऐसे तो नेपाल ने भी क्लेम किया था कि जी राम जो है वो तो, राम जी तो वहां पैदा हुए थे। तो वो ये चीजें जो है सिर्फ मजहब को लेके पाकिस्तानी या मुस्लिम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस चीज पे एग्री हूँ और मैं इस चीज को पसंद भी नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं मैम सोनम, हर मैम आपने रिलीजन में मेरी बात लोग होते ठीक हैं ऐसे। से ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। आई वाज सेइंग द वाइस वर्सा। आई वाज रादर सेइंग कि अगर हम इन सब चीजों पे घुसेंगे ना, हम्म। जो एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे, हम्म। फिर तो ये एक अलग डिबेट बन जाएगी। क्योंकि ज्यूज विल से कि हमारे यहाँ जेरूसलेम का मेंशन पहले था, ये तो 1400 साल पुरानी 1400 साल पुराने ही लोग हैं ना, ये कैसे हमें सिखाएंगे? फिर तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। सिंस वी हैव टू मूव ऑन, दैट इज वाई मैंने एक्चुअली उल्टा बोला, आपने उल्टा सुना। मैंने ये बोला कि हम इसको एक कंटेम्प्रेरी इशू की तरह देखते हैं, क्योंकि अभी एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सेट हो चुका है, उसके साथ बार बार छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बट आप थोड़ा सा इसराइल की हिस्ट्री को उठा के देखें, देव बीन कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक। और उन्होंने जो कुछ एरिया जो उन्होंने ले भी रखा है, दे से दैट इट इज अ बफर टू प्रोटेक्ट आवर सेंट्रल एरिया। हम क्या करें? एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं, इट मे बी अ लिटिल politically incorrect, but I think Muslims have found their match in, Israel, and that's what is not going down well with them. क्योंकि उनको लगता है कि we should subject others to aggression and nobody should say anything to us. हम पत्थरबाजी करते रहे एंड इसके नाम पे हम ये बोलते रहेंगे कि ये तो हमारा रेजिस्टेंस है। सॉरी, in 21st century, stone pelting, beheadings and rocket shelling, these cannot be the means of resistance. The only means of resistance can be a political struggle and a dialogue. There is no other way. I mean, we are living in the 21st century. एग्जैक्टली। We're going to tolerate all of that. तो अगर आप बिल्कुल। देखिए, ये सारा जो एक चीज जो सारे मुसलमान कंसिडर नहीं कर रहे, कि अलक्सा मस्जिद में पत्थरबाजी शुरू की थी मुसलमानों ने, डेथ टू इसराइल के नारे लगाए थे मुसलमानों ने। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि ये हम भारत में भी करते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, तो इसराइल में भी ना हो। ये ऐसे हर जगह नहीं होगा भाई। दोज गाइज डोंट हैव टॉलरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। दे आर ऑल्सो इनसिक्योर। उनको उनकी पूरी जिंदगी देव बीन स्टेटलेस, अब जाके उनको अपना एक मुल्क मिला है, तो वो भी उसमें रहते हैं कि यार ये अग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, आप आराम से रहे। आई डोंट थिंक, इनफैक्ट आप ही के एक पाकिस्तानी स्कॉलर है, उन्होंने ये बात कही थी। आई थिंक हिज नेम वाज तशबी सैयद, मे बी आई एम नॉट स्पेलिंग इट राइट। he was a person जो he was an पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर। वो इसराइल गए थे और उन्होंने आके पाकिस्तानियों को बोली ये चीज कि इसराइल इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट जहां पे औरतों को वोट करने की इजाजत है, एंड जो वहां के अरब्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय इसराइल्स डेमोक्रेसी, एंड उनको नाम दे दिया गया जायनिस्ट। तो अगर आप हर सच बोलने वाले को इस्लामोफोब और जायनिस्ट बोल देंगे, तो फिर खुदा ही आपका हाफिज है। वैसे भी आप यही कहते हैं, तो बट मैं भी यही बोलूंगी, फिर सच में अल्लाह ताला ही आपका हाफिज है, वो ही आपको बचा सकता है। नहीं, बिल्कुल।
इस बात पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, और आई विश कि सब जगह पे लोग आराम से रहें, सब जगह पे ये जो झगड़े चलते हैं वो ना हो। इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का एलओसी हो, चाहे आपस में जिस तरह के क्लैशेस होते हैं वो, चाहे इसराइल हो या फलस्तीन, सब आराम से रहें। और इस तरह के जो लोग हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं, ये झगड़े करवाते हैं, इस तरह की गड़बड़ करते हैं जिससे जाहिर है उनका अपना ही कोई फायदा होता है, उन लोगों के आप ऊपर काम करने की और उन्हें पकड़ने की जरूरत है, जो सबको मिलकर ही करना होगा। आप देखें ना आरजू, जो क्या हमास को ये पता नहीं था कि इसराइल के पास आयरन डोम डिफेंस है? क्या हमास को इस चीज की नॉलेज नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि अगर हम उनके ऊपर 4,000 रॉकेट गिराएंगे तो वो तो बच जाएंगे किसी ना किसी तरह? और हमारी तो एक इंडियन नेशनल की भी मौत हुई है एक हमास रॉकेट अटैक में, एशकेलॉन सिटी में। शी वाज एन इंडियन फ्रॉम केरला, शी वाज अ यंग मदर, 30 साल की औरत थी। 4 साल से अपने हस्बैंड और बेटे को नहीं देखा था, उसका क्या कसूर था? आप कैसे इसको छोटी छोटी शुरलियां और छोटे छोटे रॉकेट बोल सकते हैं जहां पे इंसानों की मौतें हो रही है? क्या हमास को नहीं पता था कि जब हमें पलट के जवाब मिलेगा तो कौन मारा जाएगा? सिविलियंस मारे जाएंगे ना? क्या आप हर किसी चीज को आप प्रोपेगेंडा का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी शेयर की है कि जहां मसाजिद हैं उन्हीं के पास आपने टनल्स बना रखी हैं। इसका मतलब आप सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन पैलेस्टीनियंस को जितनी सपोर्ट हासिल थी, अरब वर्ल्ड की भी हासिल थी, आज उनके लिए खुल के कोई नहीं बोल पा रहा। क्योंकि अगर कोई भी, दिस डजंट जस्ट अप्लाई टू पैलेस्टीनियंस, एनीबडी who takes the route of extremism will be ignored by the civilized world. Nobody wants to be a part of that, cringe fest. किसी को नहीं बनना ऐसी ऐसी सर्कस का हिस्सा। आप अपनी बात को एक जस्ट तरीके से रखें, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, दुनिया आपकी सुनेगी। आप नहीं अगर, होना जी। I mean, the same goes with Pakistan. See, Pakistan doesn't have any support in Kashmir. Turkey is the only country you've got support of. And look at Turkey. मतलब एक चीज मुझे और बोलनी थी, I might miss it. मतलब I am really shocked at the duplicity of Pakistanis. They say that ये जो वीगर मुसलमानों का जो मामला है, ये इंडिया और अमेरिका की पूरा ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं आपके शो के हवाले से ही पाकिस्तानी मुसलमानों को पूछना चाहूंगी कि रिसेंटली एक न्यूज आई थी अ, कि जो अंकारा में जो टर्की की जो चाइनीज एम्बेसी है, उसका पानी काट दिया गया था। ठीक है? क्योंकि कुछ टर्किश जो चाइनीज थे, उन्होंने ये धमकी दी थी कि जो टर्किश पॉलिटिशियंस इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे वीगर मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो आपको पता है जो वीगर मुसलमान है वो एथनिकली तो टर्क्स है ना, वो टर्किश उनकी एथनिसिटी है। तो और टर्की में तो, टर्की तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, तो टर्की तो कोई इंडिया का एजेंट नहीं है ना, या अमेरिका का एजेंट नहीं है। सबसे ज्यादा वीगर मुसलमानों के लिए आवाज जो है वो टर्की से उठ रही है। हालांकि बाद में फिर वो चाइनीज ने इस चीज को कवर अप कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये वो कुछ एक्सकवेशन का काम था, नहीं हमारा कोई पानी बंद नहीं हुआ। बट मैं आपको रेफर कर सकती हूँ, एक जर्नलिस्ट है जोआना चियो, शी वर्क्स विद मीडिया हाउस इन कनाडा। उन्होंने इस पे पूरी एक स्टोरी की थी, और उन्होंने बाद में एक लोकल टर्किश जर्नलिस्ट से भी बात की, और उन्होंने बोला कि ये स्टोरी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। वी वांटेड टू गिव अ सिग्नल टू द चाइनीज टू शट अप एंड नॉट टेल अस व्हाट टू डू। तो अगर तुर्की भी इस चीज को मान रहा है कि वीगर मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीगर मुसलमान जो है वो तुर्की जाके रह रहे हैं, मतलब मिलियंस ऑफ देम आर इन नहीं ऑफ कोर्स हो रहा है ये। नहीं, नहीं बट बिल्कुल वीगन पाकिस्तान, मुस्लिम जी। जो एवरेज पाकिस्तानी है वो कहता है कि ये भी यहूदी और हिंदू साजिश है। अच्छा नहीं, ऐसा मैंने ये नहीं सुना, ये आप मुझे बता रही हैं, मैंने ये वाली न्यूज मैंने नहीं देखी, लेकिन बिल्कुल उनके साथ गलत हो रहा है। कि ये किसी और को नहीं दिखता, सिर्फ अमेरिका और इंडिया को दिखता है। मैं उनको पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एक लिंक रेफर करना चाहूंगी। एचबीओ की एक यूट्यूब पे ही एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, जिसमें कुछ अंडर कवर जर्नलिस्ट हैं जो टूरिस्ट बन के जो शिनजांग में गए थे, और उन्होंने वहां के प्रॉपर जो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं उनकी बाहर की पूरी उन्होंने वीडियोस बनाई हैं।
इनफैक्ट इट इज शॉकिंग कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वीगर जो बच्चे हैं, उनको स्कूल्स में ये पूछा जाता है कि बताओ आपकी लॉयल्टी किसके साथ है, आप बताओ डू यू लाइक चाइना। मतलब आप उन बच्चों की क्या कंडीशनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब एंड यू नो आई शुड से दिस, बट दिस इज चाइना's official stand. They say Islam is sickness. You're not allowed to have Muhammad as a name in China. मतलब this is the worst kind of human rights violations anybody can subject any community to. आप कौन होते हैं मुसलमानों को बताने वाले कि वो क्या नाम रखें, क्या वो कैसे इबादत करें। अगर कोई दहशत गर्दी में है मुलविस तो आप उस पर लीगल एक्शन लें। आप एक पूरी कम्युनिटी को, मिलियंस ऑफ पीपल, यू कांट डू दैट। नहीं, आप सही कह रही। और यहाँ पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब इस बात को मानने लगे हैं कि चाइना गलत कर रहा है अपने यहाँ जो उनके मुस्लिम्स हैं उनके साथ। लेकिन वही वाली बात है कि हर जगह नहीं बोल सकते, वरना क्योंकि चाइना से जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, जो पैसे ले रहा है पाकिस्तान, वो सब बंद हो जाएंगे, तो इसलिए वहां पे नहीं बोलते, बाकी पूरी दुनिया में बोलते रहते हैं। तो ये मैम चीज तो अली जफर फैक्ट ने है एक दिन यहाँ पे पहले एक गाना बनाया है। अली जफर जो आपके एक सिंगर है, उन्होंने 2 दिन पहले एक गाना रिलीज किया है। वो चाइनीज में गाना गा रहे हैं और उसमें वीडियो में अगर आप देखें तो एक चाइनीज लड़की है जो एक आम पाकिस्तानी घराने की बहू बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब इस लेवल की साइकोफेंसी एंड वो कहते हैं ना अपीजमेंट चल रही है। तो आई डोंट नो अगर फिर मुस्लिम ब्रदरहुड जो है पाकिस्तानियों के लिए वो ऊपर है या फिर फाइनेंशियल एड ऊपर है। इट लुक्स लाइक द फाइनेंशियल एड इज सुप्रीम। सो एग्जैक्टली, फाइनेंशियल एड ऊपर है और बिल्कुल, और उसी को देखते हैं। वरना वही वो जो इंडियन मूवी का डायलॉग है ना कि अगर कुछ बोले और उन्होंने सब कुछ ले लिया तो फिर वो होता है कि नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो वो वाली कंडीशन में आ जाएंगे, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, बाकी जगह जहाँ पे इस तरह का कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहां हम जरूर बोलते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं, और यूएन में भी जाके बोलते हैं कि वहां पे जाके बात कुछ और करनी होती है, लेकिन वहां पे भी फलस्तीन या कश्मीर वो करके आ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना के बारे में हम ना बोलेंगे और ना बोलने की पोजीशन में है। थैंक यू सो मच सोनम कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। thank you, Arzu, and I must tell you, it was a very good session. Thanks to you for your magnanimity and tolerance for criticism. ज्यादातर लोग नहीं बोलने देते हैं जब उनको लगता है ना कि आप कुछ ऐसी सच्चाइयां बोल रहे हैं जो उनके लिए इनकन्वीनियंट है। बट आई थिंक अ रियल पीस एक्टिविस्ट will always allow a room for criticism, because we can't move on unless we really amend ourselves. So, Exactly. and I'm always open. If you have anything to say about India, we are friends, we are connected. You can keep giving me feedback. Otherwise, also, जरूरी नहीं है कि हम शो पे ही बात करें. So that's always welcome. And thank you so much. Take good care of yourself. थैंक See यू you सो soon. मच सोनम। एग्जैक्टली, बल्कि मैं क्रिटिसिज्म भी इसलिए करने देती हूँ बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव। आई वांट कि मेरी कंट्री में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर काम हो और उसको ठीक करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। Yeah, thank you. थैंक यू।